Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। हम पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की, कि यह क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरह से स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। जब हम स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो यह वर्ड बार बार सुनाई देता है, स्ट्रेंथ। तो पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ एक्चुअली होती क्या है। स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग है मसल्स की वो कैपेसिटी जिससे हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर पाते हैं, यानी हैवी वेट उठाना, अपोनेंट को पुश करना, जंप के समय बॉडी को ऊपर ले जाना या स्प्रिंट स्टार्ट में पावरफुल पुश देना। ये सब एक्टिविटीज मस्कुलर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन में कहें तो strength is the ability of muscles to exert maximum force against resistance. Strength क्यों जरूरी है? Strength सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, इंजरी रिस्क कम करती है, पोस्चर और बॉडी कंट्रोल बेटर बनाती है, डेली लाइफ एक्टिविटीज आसान बनाती है। चाहे एथलीट हो या नॉर्मल पर्सन, स्ट्रेंथ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब समझते हैं कि स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है। स्पोर्ट्स साइंस में स्ट्रेंथ मेनली 3 टाइप की होती है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इन्हें एक एक कर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है जब मसल एक रेपिटेशन में मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, पावर लिफ्टिंग में हैवी स्क्वाट या डेडलिफ्ट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मोस्टली हैवी वेट उठाने और कम रेपिटेशन से डेवलप होती है। अब बात करते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी पावर की। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम। यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कम टाइम में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग जंप टेक ऑफ, स्प्रिंट स्टार्ट, जैवलिन या डिस्कस थ्रो एटसेट्रा। इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड लास्ट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है लंबे टाइम तक फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। एग्जाम्पल्स आर रेसलिंग, रोविंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग एटसेट्रा। मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करें। हमने जितनी भी टाइप की स्ट्रेंथ देखी, उन सभी को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। लेकिन 12th की फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में हमें सिर्फ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस और आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस को स्टडी करना है। हम इन पर एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें मसल मूवमेंट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें केवल मसल फाइबर में टेंशन होती है जिसे महसूस किया जा सकता है। इसलिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इन एक्सरसाइजेस में किया गया वर्क डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, जैसे वॉल को पुश करना। जब हम वॉल को पुश करते हैं तो मसल फोर्स तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन वर्क दिखाई नहीं देता क्योंकि वॉल अपनी जगह से मूव नहीं होती। ऐसी एक्सरसाइजेस के दौरान मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इन्हें आइसोमेट्रिक कहा जाता है। इन एक्सरसाइजेस के लिए कम टाइम और इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है और इन्हें प्रैक्टिकली कहीं भी और कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा इंजरी की स्थिति में स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बहुत यूजफुल साबित होते हैं। यदि ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली परफॉर्म की जाए तो मसल के साइज और शेप में भी चेंज आ सकता है। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ये ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें मसल्स फोर्स प्रोड्यूस करती है और मसल की लेंथ में भी चेंज आता है, यानी मसल्स की मूवमेंट को डायरेक्टली देखा जा सकता है। इस तरह की मूवमेंट में हमारे मसल्स 2 तरह की कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। इसमें है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वेट उठाते टाइम जब हमारे मसल्स की लेंथ छोटी होती है तो इसे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और जब वेट को ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं तब हमारी मसल्स की लेंथ लंबी होती है।
इस तरह की मूवमेंट को एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस से मसल स्टोन्ड होते हैं और मसल लेंथ में इंक्रीज होता है। स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में इन एक्सरसाइजेस का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए इस मेथड को सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस और कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस, ये सभी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट इज आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस। इस मेथड को जे पेरिन द्वारा 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें एक स्पेशल टाइप का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जो जनरली रोविंग और स्विमिंग जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स में यूज होता है। ये एक्सरसाइजेस स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से परफॉर्म की जाती हैं। आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स जॉइंट के अराउंड पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान मैक्सिमल फोर्स अप्लाई करती हैं, जबकि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मैक्सिमम फोर्स केवल एक पर्टिकुलर एंगल पर अप्लाई होती है। आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन का यूज बहुत लिमिटेड है, इसलिए स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन अभी तक साइंटिफिकली पूरी तरह प्रूव नहीं हो पाया है। अब हम बात करेंगे एंड्योरेंस की, कि यह क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की एबिलिटी कि वह एक सर्टेन लेवल की एनर्जी प्रोडक्शन को लंबे समय तक मेंटेन कर सके। इसे एक्टिविटी को सस्टेन करने की एबिलिटी भी कहा जाता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सस्टेन अ लार्ज मसल एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। यानी थकने के बाद भी जब एक इंडिविजुअल किसी लार्ज मसल एक्टिविटी को देर तक सस्टेन कर पाता है तो इसे एंड्योरेंस कहते हैं। स्ट्रेंथ की तरह एंड्योरेंस भी एक कंडीशनल एबिलिटी है, यानी इसे काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। एंड्योरेंस पर थॉरोली और डीपली स्टडी की गई है, क्योंकि हेल्थ, ट्रेनिंग और कंपटीशन में इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होता है। एंड्योरेंस लगभग हर एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक वाइटल रोल प्ले करता है। एंड्योरेंस को या तो रेपिटेशंस की नंबर से मेजर किया जाता है या फिर उस टाइम से जितनी देर तक कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब एंड्योरेंस के टाइप्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ द एक्टिविटी की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड्योरेंस को 1, बेसिक एंड्योरेंस 2, जनरल एंड्योरेंस और 3, स्पेसिफिक एंड्योरेंस में क्लासिफाई किया जा सकता है। हम इन पर एक एक कर बात करते हैं। बेसिक एंड्योरेंस, यह किसी व्यक्ति की एबिलिटी होती है कि वह फटीग को रेजिस्ट कर सके, जिसमें लोड मीडियम इंटेंसिटी का होता है और इसमें एरोबिक मस्कुलर मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बेसिक एंड्योरेंस वह एबिलिटी है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक स्लो पेस पर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करते हुए मूवमेंट्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग 30 मिनट से अधिक। बेसिक एंड्योरेंस एंड्योरेंस के सभी अन्य टाइप्स के लिए बेस बनाता है। जनरल एंड्योरेंस, यह किसी इंडिविजुअल की लंबे ड्यूरेशन तक स्पोर्टिंग मूवमेंट्स को परफॉर्म करने की एबिलिटी है, जो जनरल नेचर के होते हैं। बेसिक एंड्योरेंस के विपरीत, जहां एक्टिविटी की इंटेंसिटी मीडियम होती है, जनरल एंड्योरेंस एक्टिविटीज में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन जनरल एंड्योरेंस की ड्यूरेशन बेसिक एंड्योरेंस की तुलना में काफी कम होती है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस, यह इंडिविजुअल की वह एबिलिटी है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हुए फटीग को रेजिस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉकी प्लेयर की स्पेसिफिक एंड्योरेंस मैराथन रनर या साइक्लिस्ट से अलग होती है, क्योंकि हर एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यह क्लासिफिकेशन केवल साइक्लिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ध्यान में रखती है और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। हर्रे 1986 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लासिफिकेशन को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1 स्पीड एंड्योरेंस, 2 शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, 3 मीडियम टर्म एंड्योरेंस और 4 लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। हम इन्हें एक एक कर समझेंगे। स्पीड एंड्योरेंस, यह साइक्लिक एक्टिविटीज में फटीग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है, जिनकी ड्यूरेशन 45 सेकेंड्स तक होती है। इस टाइप ऑफ एंड्योरेंस का क्लासिक एग्जाम्पल ट्रैक एंड फील्ड में 400 मीटर्स की रेस है। यह एंड्योरेंस मुख्य रूप से पावर और एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, यह एबिलिटी उन एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होती है जिनकी ड्यूरेशन 45 सेकेंड से लगभग 2 मिनट्स तक होती है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का सबसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल 800 मीटर्स रेस है।
यह एंड्योरेंस मुख्य रूप से स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर डिपेंड करती है। मीडियम टाइम एंड्योरेंस 2 मिनट से लगभग 11 मिनट्स तक चलने वाली एक्टिविटीज में फटीग को रेजिस्ट करने के लिए मीडियम टाइम एंड्योरेंस का यूज किया जाता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स 1500 मीटर्स और 3000 मीटर्स रेस और 100 मीटर्स रोविंग हैं। शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस की तरह ही यह एंड्योरेंस भी स्पीड और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक। लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस यह टाइप ऑफ एंड्योरेंस उन एक्टिविटीज के लिए होती है जो 11 मिनट से अधिक टाइम में कंप्लीट होती हैं। 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, मैराथन, क्रॉस कंट्री आदि इवेंट्स में इस टाइप ऑफ एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं एंड्योरेंस को बढ़ाने के तरीकों की। एंड्योरेंस डेवलप करने के मेथड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये है 1 कंटिन्यूअस रनिंग मेथड, 2 इंटरवल रनिंग मेथड और 3 रेपिटेशन रनिंग मेथड। इन्हें एक एक कर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूअस रनिंग मेथड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मेथड कंटिन्यूटी पर बेस्ड होता है। इस मेथड में एक्सरसाइज को लंबे ड्यूरेशन तक बिना किसी रेस्ट के परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि एक्टिविटी की ड्यूरेशन लंबी और कंटिन्यूअस होती है, इसलिए एक्टिविटी की इंटेंसिटी लो रखी जाती है। कंटिन्यूअस रनिंग से एंड्योरेंस बढ़ाने के 4 तरीके हैं। इन पर एक एक कर बात करते हैं। ए स्लो कंटिन्यूअस रनिंग मेथड। इस मेथड में एक्टिविटी को एक सर्टेन स्पीड पर लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के परफॉर्म किया जाता है। एक्सरसाइज की स्पीड यूजुअली हार्ट रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। एक ट्रेन्ड एथलीट के लिए एक्टिविटी के दौरान हार्ट रेट 140 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच होनी चाहिए। एक्टिविटी की ड्यूरेशन 30 मिनट से कम नहीं और 2 आवर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह मेथड वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग आदि एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। बी फास्ट कंटिन्यूअस रनिंग मेथड। इस मेथड में एक्टिविटी कंपैरेटिवली फास्ट पेस पर परफॉर्म की जाती है, लेकिन पूरी एक्टिविटी के दौरान स्पीड यूनिफॉर्म रहती है। एक्टिविटी के दौरान हार्ट रेट 160 से 180 बीट्स पर मिनट के बीच होनी चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी हाई होती है और यह स्लो कंटिन्यूअस मेथड की तुलना में अधिक स्ट्रेन्युअस और एक्सॉस्टिव होती है, इसलिए एक्टिविटी की ड्यूरेशन कम से कम 20 मिनट्स होनी चाहिए। सी वेरिएबल पेस रनिंग मेथड। इस मेथड में एक्टिविटी चेंजिंग पेस के साथ परफॉर्म की जाती है, लेकिन पेस में यह चेंज पहले से प्री प्लान होता है। इस मेथड में हार्ट रेट जनरली 140 से 180 बीट्स पर मिनट के बीच रहती है। एक्टिविटी की ड्यूरेशन 15 मिनट से 1 आवर तक हो सकती है। वेरीड पेस के कारण यह एक्सरसाइज काफी स्ट्रेन्युअस होती है, इसलिए इसे ट्रेन्ड एथलीट्स द्वारा ही परफॉर्म किया जाना चाहिए। डी फार्टलेक रनिंग मेथड। फार्टलेक एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मीनिंग है स्पीड प्ले। यह वेरिएबल पेस मेथड का ही एक वेरिएशन है। दोनों में डिफरेंस यह है कि फार्टलेक मेथड में स्पीड वेरिएशन प्लान नहीं होता। एथलीट टेरेन, सराउंडिंग्स और अपनी फीलिंग्स के अनुसार एक्टिविटी के दौरान स्पीड चेंज करता है। हार्ट रेट और एक्टिविटी की ड्यूरेशन वेरिएबल पेस मेथड के सिमिलर होती है। नेक्स्ट इज इंटरवल रनिंग मेथड। यह एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे वर्सेटाइल मेथड माना जाता है। इस मेथड में एक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई इंटेंसिटी पर परफॉर्म की जाती है और बीच बीच में इनकम्प्लीट रिकवरी के इंटरवल्स या ब्रेक्स दिए जाते हैं। यह मेथड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि वर्क सफिशिएंट स्पीड और ड्यूरेशन के साथ किया जाना चाहिए ताकि हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाए। इसके बाद एक शॉर्ट इंटरवल दिया जाता है और जब हार्ट रेट 120 से 130 बीट्स पर मिनट तक नीचे आ जाए, तब वर्क फिर से स्टार्ट किया जाना चाहिए। एंड्योरेंस डेवलप का लास्ट मेथड है रेपिटेशन रनिंग मेथड। रेपिटेशन रनिंग मेथड बिल्कुल इंटरवल रनिंग मेथड के जैसा है। फर्क बस यह है कि रेपिटेशन मेथड में कंप्लीट रिकवरी दी जाती है, जबकि इंटरवल मेथड में इनकम्प्लीट रिकवरी दी जाती है। रेपिटेशन मेथड की मेन कैरेक्टरिस्टिक हाई इंटेंसिटी होती है, जो 90 से 100% वर्क तक होती है, और इसके बीच कंप्लीट रिकवरी का इंटरवल दिया जाता है। स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए यह सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। अब हम बात करेंगे स्पीड की, कि यह क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। स्पीड का नेचर काफी कॉम्प्लेक्स होता है और यह काफी हद तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स में स्पीड एबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम।
यानी मोटर मूवमेंट्स को जितना संभव हो सके उतनी जल्दी एक्सिक्यूट करने की एबिलिटी। ये मूवमेंट्स साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर के हो सकते हैं। थीस एंड श्नबल के अनुसार स्पीड इज द प्रीरेक्विजिट टू डू मोटर एक्शंस अंडर गिवन कंडीशंस, मूवमेंट टास्क, एक्सटर्नल फोर्स, इंडिविजुअल प्रीरेक्विजिट इन मिनिमम ऑफ टाइम। जॉनसन एंड नेल्सन के अनुसार स्पीड इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट। किसी इंडिविजुअल की स्पीड डिटरमाइन करने में कई फैक्टर्स हेल्प करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी, इंडिविजुअल की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, टास्क परफॉर्म करने की करेक्ट टेक्निक, बायोकेमिकल रिजर्व्स और मेटाबॉलिक पावर, फ्लेक्सिबिलिटी तथा कुछ साइकिक फैक्टर्स जैसे ऑप्टिमम अराउजल, अटेंशन, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन और रिलैक्स करने की एबिलिटी आदि। अब हम बात करते हैं कि स्पीड होती कितने टाइप्स की है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड के 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये है 1. रिएक्शन स्पीड 2. एक्सेलरेशन स्पीड 3. मूवमेंट स्पीड 4. लोकोमोटर स्पीड और 5. स्पीड एंड्योरेंस। इन्हें एक एक कर समझते हैं। रिएक्शन एबिलिटी। यह एबिलिटी किसी स्टिम्युलाई या सिग्नल पर जल्दी रिएक्ट करने की होती है। यह पूरी तरह से इंडिविजुअल की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पर डिपेंड करती है। डिफरेंट गेम्स और स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, जैसे विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल। इन सिग्नल्स पर एक्यूरेटली और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके रिस्पॉन्ड करना ही रिएक्शन एबिलिटी कहलाता है। एक्सेलरेशन एबिलिटी। यह एबिलिटी स्टेशनरी पोजीशन से लोकोमोशन की हाई स्पीड अचीव करने की होती है। यह स्पोर्ट्स पर्सन की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, टेक्निक और मूवमेंट फ्रीक्वेंसी पर काफी हद तक डिपेंड करती है। यह एबिलिटी लगभग हर गेम और स्पोर्ट में इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन स्प्रिंटिंग इवेंट्स में इसका इन्फ्लुएंस बहुत अधिक होता है। मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड को मिनिमम पॉसिबल टाइम में एक सिंगल मूवमेंट परफॉर्म करने की एबिलिटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यह एबिलिटी एसाइक्लिक स्पोर्ट्स से ज्यादा रिलेटेड होती है, जबकि साइक्लिक स्पोर्ट्स में इसका इम्पोर्टेंस केवल इनिशियल फेज तक लिमिटेड रहता है। यह मेनली टेक्निक और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। लोकोमोटर एबिलिटी। यह एबिलिटी मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन या डिस्टेंस तक मेंटेन करने की होती है। यह 100 मीटर्स और 200 मीटर स्प्रिंट्स, स्पीड स्केटिंग और साइकिलिंग के शॉर्ट स्प्रिंट्स जैसे स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकोमोटर एबिलिटी काफी हद तक नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। स्पीड एंड्योरेंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह स्पीड और एंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। यह एबिलिटी फटीग की कंडीशन में भी लंबे समय तक हाई स्पीड के साथ मूवमेंट परफॉर्म करने की होती है। यह मेनली एनारोबिक कैपेसिटी, टेक्निक और साइकिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि किन तरीकों से हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग तरह की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कई मेथडोलॉजीज है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक्सेलरेशन रन और पेस रन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 12th फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में सिर्फ ये 2 मेथड्स ही करने हैं, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे। स्पीड एक मोटर एबिलिटी है जो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों पर डिपेंड करती है। जेनेटिक फैक्टर्स, जैसा कि हम जानते हैं, मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। जिस इंडिविजुअल में फास्ट ट्विच फाइबर्स का परसेंटेज स्लो ट्विच फाइबर्स की तुलना में अधिक होता है, उसमें स्पीड ज्यादा होती है, जबकि जिस इंडिविजुअल में स्लो ट्विच फाइबर्स का परसेंटेज अधिक होता है, उसमें एंड्योरेंस बेहतर होती है। इन मसल फाइबर्स के रेशियो को बदला नहीं जा सकता, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसकी स्पीड की लिमिट सेट करता है, लेकिन स्पीड पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की रोल को भी नकारा नहीं जा सकता। इंडिविजुअल की स्पीड डेवलप करने के लिए कॉमनली यूज्ड मेथड्स में सबसे पहले है एक्सेलरेशन रन्स। यह मेथड मेनली स्टैटिक पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए यूज की जाती है। एक्सेलरेशन रन में स्पोर्ट्स पर्सन को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक रन करना होता है। स्टार्ट के बाद एथलीट कोशिश करता है कि वह जल्द से जल्द मैक्सिमम स्पीड अचीव करे और उसी स्पीड पर गिवन डिस्टेंस को फिनिश करे। इन रनिंग सेट्स के बीच में सफिशिएंट रेस्ट के साथ रिपीट किया जाता है। जनरली एक स्प्रिंटर को स्टार्ट के बाद मैक्सिमम स्पीड अचीव करने में 30 से 50 मीटर्स लगते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार यह पाया गया है कि इवन वेल ट्रेन्ड एथलीट्स भी अपनी मैक्सिमम स्पीड को केवल लगभग 20 मीटर्स तक ही मेंटेन कर पाते हैं।
एक्सेलरेशन रन्स के रेपिटेशंस एथलीट की एज, कैपेसिटी और फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड की जा सकती है। यह 6 से 12 रेपिटेशंस तक हो सकती है, जिनके बीच कंप्लीट रिकवरी का इंटरवल दिया जाता है। स्पीड इंक्रीज करने का नेक्स्ट मेथड है पेस रन्स। एक्सेलरेशन रन्स के अनलाइक पेस रन्स में सेट डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड पर रन करने पर फोकस किया जाता है। इसमें यूजुअली 800 मीटर्स या उससे अधिक डिस्टेंस की रेसेस शामिल होती हैं। यह एक फैक्ट है कि एथलीट लगभग 300 मीटर्स तक फुल स्पीड से रन कर सकता है, लेकिन लॉन्गर रेसेस में उसे स्पीड कम करके एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती है। इसलिए मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में पेस को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी रेसेस की बिगिनिंग में स्पीड बहुत हाई नहीं होनी चाहिए और पूरे रेस के दौरान पेस मेंटेन किया जाना चाहिए। इस टाइप की ट्रेनिंग में एथलीट को एक्चुअल रेसिंग डिस्टेंस से 10 से 20% अधिक डिस्टेंस तक मैक्सिमम स्टेडी स्पीड पर रन करना चाहिए। पेस रन ट्रेनिंग की रेपिटेशंस एथलीट के फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स की जा सकती हैं और रेपिटेशंस के बीच कंप्लीट रिकवरी दी जानी चाहिए। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।